This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सोमवासरः कार्तिक कृष्ण दशमी दिनांक कार्तिक श्रावण कृष्ण दशमी दिनांक 1 सितंबर 2021 चरक विमंथन अध्याय 1 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिनित्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः सम्बुद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत्नि सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि। ॐ शांति शांति शांति। रसदोष सन्निपाते तु ये रसाः यैः दोषैः समानुगुणाः समानगुणभूयिष्ठा वा भवन्ति ते तान् अभिवर्धयन्ति विपरीतगुणाः विपरीतगुणभूयिष्ठा वा शमयन्ति अभ्यस्यमाना। रस और दोष इनका जब संधिपात हो जाता है, इनका जब मेल हो जाता है, तो ये रसाः यैः दोषैः समानुगुणाः, जो रस जिन दोषों से समान गुण या समान गुण या असमान गुण भूयिष्ठ इस प्रकार के होते हैं, ते तान अभिवर्धे, वो उन दोषों को बढ़ाते हैं। विपरीत गुणाः विपरीत गुण भूयिष्ठा वा शमयन्ति, और अगर विपरीत गुण है या विपरीत गुण भूयिष्ठ है तो उन दोषों का शमन करते हैं अभ्यस्यमाना। और ये कदाचित का नहीं है, बार बार उसका अगर सेवन होता रहे तो ये बात होती रहती है कि उसका अभ्यास सतत शीलन इस प्रकार का होता है, तो विशिष्ट रसों से विशिष्ट दोषों का शमन या वर्धन इस प्रकार का होता रहेगा। एतद् व्यवस्था हेतोः षट्को उद्दिश्यते रसानां परस्परेण असंसृष्टानां त्रित्वञ्च दोषाणाम्। और इस प्रकार की व्यवस्था कराने के लिए रसों का षट्व रस 6 है इस प्रकार से बताते हैं, और त्रित्वञ्च दोषाणाम् और दोष 3 है इस प्रकार के बताते हैं। तो इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि असंसृष्ट इस प्रकार के रस और दोष ये 6 और 3 क्रमशः है। तारतम्य विकल्पना ये जो बताई जाती है, उस विकल्पना के आधार पर रस के अल्पसंख्यक भेद होंगे। और वैसे तारतम्य विकल्पना को छोड़कर 63 भेद इस प्रकार के होते हैं, या स्नेह के जब 64 भेद इस प्रकार के बताए गए हैं,
इस तरीके से वो रसों के 63 भेद होते हैं। अब ये एक ही द्रव्य में एक से ज्यादा रस हो, ये भी बात हो सकती है, और दो या अनेक द्रव्य इकट्ठा आकर हर एक का जो रस है वो भी उसमें सम्मिलित हो जाता है। तो ये भी बात इस प्रकार की हो सकती है। और इसीलिए असंश्लिष्ट इन प्रकार के रसों रसों की संख्या 6 इतनी ही है, और संश्लिष्ट होने पर या तारतम्य विकल्पना होने पर यह अपरिसंख्येय इस प्रकार से हो जाते हैं, और उससे होने वाले दोष के शमन या वर्धन या स्वस्थ वृत्त हित, ये जो है ये भी अपरिसंख्येय इस प्रकार के हो जाए। तो आहार रस प्रधान है, और रस और दोष इनका एक दूसरे से गहरा संबंध इस प्रकार का है। तो ऐसी हालत में रसों के द्वारा अगर सही मात्रा में सही ढंग से आहार लिया जा रहा है और आहार विधि विशेष आयतन का पूरा पालन किया जा रहा है, तो दोषों की प्राकृतिक स्थिति जो है वो बनती रहेगी और स्वास्थ्य बनता रहेगा। लेकिन अगर इसमें कुछ परिवर्तन आता है, कुछ गलतियां हो जाती है, तो ये दोषों को बढ़ाना इस प्रकार से म्हणजे त्यांनी रसांचं असं एकत्रित आल्यानंतरचे परिणाम म्हणजे आपण सगळे असं एकत्रच करतो ना. हा. म्हणजे भाजी करत असताना जे मीठ असतं, साखर असतं, सगळंच असतं. प्रमाणतः वेगवेगळं असतं. मग त्याचे परिणाम कसे होतात असं याच्यामध्ये थोडं क्लिअर आहे की नहीं, अति पुढे आहेच होते। इसमें काफी घटक द्रव्य या अवयव होते हैं, और उन सभी का परिणाम इस प्रकार का होता है। जैसे दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो उसमें सरसों से लेकर हिंगू, हरिद्रा और जो भी सब्जी है वो तेल, उसको पकाना वगैरह वगैरह, ये सभी बातें होती रहती है। तो अगर तीखा ज्यादा डाला गया तो ज्यादा तीक्ष्ण स्पाइसी इस प्रकार की होगी, नमक ज्यादा डाला गया तो वो ज्यादा नमकीन इस प्रकार की हो, कम डाला गया तो बिल्कुल ही कम इस प्रकार की हो। तो अवयवों के क्वांटिटी या उनकी मात्रा जो है उसमें जो उष्ण तीक्ष्ण भाव इस प्रकार के हैं, उसके आधार पर जो भी सब्जी दाल बनेगी उसके गुणधर्म निर्भर होंगे। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, सही मात्रा में सभी डालने के बावजूद भी उसका कुछ अलग नतीजा हो सकता है। और इसलिए उसको भली भांति देखना जरूरी है। मुनिरे वही जाना कि द्रव्य संयोगजम फलम, ये जो बात सुश्रुत में बताई गई है कि मुनि ही द्रव्य संयोग का फल जानते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो संयोग ग्रंथकारों ने दिए हैं वही करना उचित इस प्रकार का रहेगा, ऐसा पटसलकर जी का कहना था। फिर भी हम सभी वैद्य न केवल रसशास्त्र बल्कि वनस्पति प्राणिज द्रव्य इन सभी का इकट्ठा प्रयोग करते रहते हैं। और एक ही पुड़ी में स्वर्ण स्वच्छकर धात्री या शतावरी बला दुर्वा जो भी है योग्य हमें लगते हैं वो वहां पे डालते रहते हैं इस प्रकार से। और फिर भी बहुत सारे लोगों में रिजल्ट आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर रिजल्ट नहीं आएंगे तो हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन रिजल्ट तो आते हैं, ऐसी स्थिति है। लेकिन अगर हम जानबूझकर इस प्रकार के संयोग वगैरह बनाए तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा। और जैसे कि गंगाधर शास्त्री गणेश जी ने इसके बारे में विवरण किया है, रसौषधि के बारे में, और अंत में वो ऐसा बताते हैं कि इस योग में पारागंधक है इसलिए ये कार्य होता है, ये है इसलिए ये कार्य होता है वगैरह इस प्रकार से। तो ये थोड़ा प्रकृति समसमवाय से जुड़ा इस प्रकार का विवरण।
न तो एवं खलु सर्वत्र ये आगे बताने ही वाले हैं। तो जब रस और दोष ये साथ में आ जाते हैं, उनके आपस में इंटरेक्शन होती है, तो वो रस जिन दोषों से समान गुण, ये पर्टिकुलरली गुणों की बात की गई है यहाँ। वास्तव में ऐसा है, द्रव्य से द्रव्य की वृद्धि होती है और गुणों से गुणों की वृद्धि या क्षय इस प्रकार का होता है। तो इसमें ये समझ लेना जरूरी है कि रस अलग दे नहीं सकते। रस द्रव्याश्रयी ही है और बिना द्रव्य रस को नहीं दे सकते। तो रस लेना है तो आहार लेना पड़ेगा जो द्रव्य है इस प्रकार से। और शरीर में दोष भी द्रव्य है और उनके गुण है, रुक्ष शीत लघु वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो जो द्रव्य उस सभी गुण वाला हो वो उस दोष को बढ़ाएगा, जिस दोष के सभी गुण वाला हो वो उस दोष को बढ़ाएगा, समान गुण भूयिष्ठ हो तो भी बढ़ाएगा, और विपरीत गुण या विपरीत गुण भूयिष्ठ है तो उसका क्षय करेगा, क्षपण करेगा इस प्रकार। शमयन्त्याभ्यस्यमाना, और इसमें अभ्यास एक जरूरी चीज है कि बार बार उसका सेवन होता रहे तो ये बात बनती रहे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि रस वैसे नहीं दिए जा सकते, द्रव्य ही लेना पड़ेगा, लेकिन उसकी जो कार्मुकता है वो गुणों के आधार पर है, क्योंकि रस खुद एक गुण है। वो द्रव्य के आश्रय से रहता है लेकिन वो गुण है, और गुणों से समान गुण भूयिष्ठ या विपरीत गुण भूयिष्ठ इस प्रकार के जो दोष होंगे उनकी वृद्धि या हानि इस प्रकार की होती रहेगी। तो इसलिए रस 6 है और दोष 3 है, ये इस प्रकार से बताया गया है। संसर्ग विकल्प विस्तरो ही येषाम् अपरिसंख्येयो भवति विकल्प भेद अपरिसंख्येयत्वात्। चूंकि विकल्प के भेद अपरिसंख्येय है, गिने नहीं जा सकते, इसलिए इसके संसर्ग विकल्प विस्तर जो है वो अपरिसंख्येय इस प्रकार का हो जाता है। वैसे रस वाले अध्याय में, वाग्भट में, रसभेदी अध्याय में 63 भेद जो रसों के होते हैं उनके बारे में जिक्र की है, और दोषों के 63 भेद इसके बारे में सूत्र स्थान 12वें अध्याय में जिक्र की गई है। तो इन दोनों के 63 भेद ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। लेकिन उसमें भी अगर तारतम्य विकल्पना करेंगे ते रसानुरसतो रसभेदान तारतम्य परिकल्पना संभवती गणनाम अतीताः दोषभेषजोषादुभयोच्च। तो ज्यादा मधुर है, हम कम मधुर है वगैरह वगैरह इस प्रकार से अगर रसों में अपरिसंख्येय भेद इस प्रकार के होंगे, विकल्प जो है वो, और फिर कॉम्बिनेशंस में भी इन विकल्पों के कॉम्बिनेशंस को ध्यान में रखेंगे तो अनगिनत इस प्रकार के हो जाएंगे। और दोषों के बारे में भी वैसा है, और वहां ते संसर्गात रस तथेषाम, रस रुधिर वगैरह के संसर्ग के जरिए ये दोषों की संख्या अपरिसंख्येय इस प्रकार की हो जाती है। तो ये भी एक अलग मुद्दा है। मैंने जो एक सॉफ्टवेयर इसके बारे में देखा था, डॉक्टर शाहजहां इसने किया था, और मणिपाल में मैंने देखा, वो जामनगर का स्टूडेंट रहा है शाहजहां, लेकिन उसके मैट्रिक्स में ये दोष और धातु ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस प्रकार के लिए गए थे, और फिर उसके आधार पर किन द्रव्यों का चयन करना है, किन द्रव्यों को छोड़ देना है या अपत्य के रूप में टालना है वगैरह वगैरह, इसके बारे में उसने बहस की।
तो लॉजिकली ये अच्छा मॉडल है। और अगर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के इस दोष वगैरह के बारे में या रस वगैरह के बारे में जानना है, कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं वगैरह वगैरह, कुछ स्टैंडर्ड इस प्रकार के अगर ले लेंगे तो उसके आधार पर रसों के कितने भेद होंगे और ये रसवत्तादि धातुओं को लेकर और दोष जो है उन दोनों को लेकर इस प्रकार से इसके बारे में हम सोच सकते हैं। इसके लिए एक अच्छा मॉडल है, लेकिन आगे जाकर मुझे मालूम नहीं शाहजहां अभी क्या करता है और ये मैट्रिक्स कहीं पे प्रयोग में लाया गया है या नहीं लाया गया। वैसा एक मैट्रिक्स चरक सिद्धिस्तान में ध्यान में आया था और उसमें 3 दोष रक्त, मल, ये आम और पुरुष इस प्रकार का मैट्रिक्स था, या मल इस प्रकार का मैट्रिक्स था। और ये भी अजीब है थोड़ा सा। और जब मैंने वो सूत्र देखा तो मुझे पता चला कि ये महत्वपूर्ण सूत्र है और इसके आधार पर किसी भी रोग के बारे में निदान या चिकित्सा की जा सकती है। दूसरा ही सूत्र उसके आगे का था कि इसके आधार पर सभी रोगों के बारे में सोचा जा सकता है। तो अभी फिलहाल हमारी जो समस्या है, ग्रंथों में से निर्दिष्ट जो रोग है जिनके बारे में निदान पंचक कहा गया है, उसकी एलेबोरेट चिकित्सा कही गई है, उनके बारे में ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है। कम से कम अगर हमारा निदान ग्रंथोक्त है तो उसके आधार पर कुछ चिकित्सा हो सकती है। लेकिन जो रोग नए उभर आए हैं उनके बारे में कैसे करेंगे, ये बड़ी समस्या है। और बुक पिक्चर तो है नहीं ये, और उनको समझने का एक अलग तरीका ढूंढना पड़ेगा, वो किस बेस पर हो। तो एक दोष संसर्ग और रस संसर्ग भेद, इनके आधार पर एक कर सकते हैं और फिर दूष्य वगैरह उनको इन्वॉल्व करके उसके बारे में सोच सकते हैं। ये दूसरी बात जो मैंने कैंसर के बारे में की है कि कैंसर या धातुओं का विकार है, तो इसमें कौन से धातु इन्वॉल्व हुए हैं, रस है, रक्त है, मांस है, अस्थि है, जो भी है इस प्रकार से। तो दोष कौन से इन्वॉल्व है, दूष्य कौन से इन्वॉल्व है, और एक शुक्र सभी में कॉमन इस प्रकार का, क्योंकि शुक्र दृष्टि हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस से हुई है, ये बात ध्यान में रखते हुए एक कॉम्बिनेशन बना दिया कि धातुपाचक, शुक्रशोधन गण के औषध, हीरक भस्म, व्याधि प्रत्यनिक, इस प्रकार से। और फिर अग्नि बल वगैरह सब बातें भी देखनी है, लक्षण क्या है ये भी देखना है। तो उनके आधार पर उसके चिकित्सा का ढांचा इस प्रकार का बना है। तो ये एक ऐसा ही मैट्रिक्स है कि दोष, धातु और फिर बाकी शुक्रशोधन गण का कौन सा मेडिसिन इस्तेमाल करना है या जनरल शुक्रशोधन गण देना है, और फिर उसके बावजूद अग्नि बल वगैरह की परीक्षा करते हुए उसके बारे में क्या करना है ये सोच सकते हैं। तो हर रोग के लिए अगर ये हो सके, बात हो सके, और इसमें आम भी बताया है उसने, तो वो एक अच्छा मुद्दा है। तो इनके आधार पर ये जो 6 इस प्रकार के भाव है, इनके आधार पर निदान और चिकित्सा के बारे में सोचना सभी रोगों के लिए, इसको इस ढांचे में डालना, ये एक अहम मुद्दा हो सकता है। और यहाँ का एक रस और दोष इनका मुद्दा हो सकता है। उसको कैसे निश्चित करें, ये अगर डिसाइड कर सकते हैं तो
बात बनेगी और उसके आधार पर बताने की कोशिश करें। अभी जैसे मॉडर्न मेडिसिन में कुछ पैरामीटर्स है कि इन्वेस्टिगेशन इस प्रकार के है, क्लिनिकल पिक्चर इस प्रकार का है, अवस्था ये है इस प्रकार से, और फिर उसके आधार पर ये चिकित्सा देनी है वगैरह। तो उसी के तरफ हमारा तो पुराना है उससे भी, कि ये दोष है, ये दोष है, ये कारण है, ये अवस्था है, ये बल है वगैरह, दुष्संदेशम बलन कारण होगी। तो इसके आधार पर ये चिकित्सा देनी है या इस प्रकार से अवस्था अनुरूप चिकित्सा होती रहेगी। इस प्रकार से सोचना पड़ेगा। और अगर एक तत्वज्ञान के रूप में हर व्याधि के लिए ये सामने आएगा, तो हमारी जो एक बड़ी समस्या अभी है कि नए विकारों के बारे में कैसे करेंगे, नए द्रव्यों के बारे में किस प्रकार से सोचेंगे। आहार द्रव्य काफी आ चुके हैं इस प्रकार से, तो कुछ हद तक उसका समाधान हो सकता है, लेकिन ये काफी मुश्किल इस प्रकार का काम है। और सोचने की भी चीज है, प्रैक्टिस की भी चीज है, दोनों साथ में होंगे तभी ये हो सकेगा। अगर ग्रंथों का अध्ययन नहीं है या फिर प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है, तो ये आधा अधूरा इस प्रकार का रह जाएगा, और फिर उससे जो अपेक्षित परिणाम है वो नहीं निकलेगा। क्योंकि मैं एक नई संहिता लिखना चाहता हूं, तो मुझ पर उसकी ज्यादा जिम्मेदारी इस प्रकार की रहेगी कि किस तरीके से नए रोगों को मैं हैंडल करूं, किस तरीके से परहेज के बारे में बात करूं इस प्रकार से। तो मेरा प्रयास तो चल रहा है कि इससे आगे कैसे बढ़ेंगे, इस परिस्थिति में आगे कैसे बढ़ेंगे इस प्रकार से। लेकिन ये जरूरत है, और ये केवल आज की जरूरत है ऐसा नहीं है, ये जरूरत आती रहेगी आगे 50 वर्षों के बाद, 100 वर्षों के बाद, 200 वर्षों के बाद। लेकिन ये जरूरत आती रहेगी क्योंकि बदलाव आते रहेंगे खाने पीने के, रहन सहन के, इस प्रकार से, और दोष विषय में बदलता जाएगा, और उससे उत्पन्न होने वाले रोग भी बदलते जाएंगे। ये सिद्धांत तो पक्का है कि दोष साम्य आरोग्य है, दोष वैषम्य रोग है। सिर्फ किस प्रकार का दोष वैषम्य है ये देखना, और वो किन कारणों से निर्माण हुआ है ये देखना, और फिर उसके आधार पर चिकित्सा सूत्र बताना, चिकित्सा बताना, ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। तो ये काफी गंभीर इस प्रकार का मामला है। तत्र खलु अनेक रसेषु द्रव्येषु अनेक दोषात्मकेषु च विकारेषु रसदोष प्रभावम् एकैकस्येन अभिसमीक्ष्य ततो द्रव्य विकारयोः प्रभाव तत्वं व्यवस्थितम्। तो अनेक रसात्मक अगर द्रव्य है या अनेक दोषात्मक अगर व्याधि है, तो रस और दोष इनका प्रभाव अलग अलग तरीके से समझकर, एक एक समझकर, ततो द्रव्य विकारयोः प्रभाव तत्वं व्यवस्थितम्। तो फिर द्रव्य और विकार इनका प्रभाव कैसा होगा इसके बारे में निश्चय करें। अब ये बात है, अनेक रसत्व द्रव्य में खुद भी हो सकता है, जैसे हरितकी पंचरसा अलवणा तो बराबर। तो हरितकी में 5 रस है, लवण सिर्फ नहीं है, और तुवर या कषाय रस सबसे ज्यादा है इस प्रकार से। या फिर हरितकी अमल के विविध का एक कॉम्बिनेशन बन गया, त्रिफला बन गया इस प्रकार से। तो उसके जरिए हम इसके बारे में सोच सकते हैं कि हरितकी के ये गुण है, हम अमलकी के ये गुण है, विविधता के ये गुण है, और उन गुणों का मेलन करके, और वो कितने मात्रा में कैसे डाले गए हैं, हर एक का वीर्य किस प्रकार का है,
इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें सोचना पड़ेगा कि त्रिफला गुण के गुणधर्म क्या हो। जनरली हम लेते हैं वो संभाग लेते हैं, लेकिन कुछ ट्रेडिशंस ऐसे है कि हरित की एक भाग, आमल की दो भाग और विविध का दो भाग और आमल का चार भाग, इस प्रकार से कॉम्बिनेशन करना नॉर्मल ट्रेडिशन। तो और सिर्फ छिलका लेना है या पूरा फल लेना है, ये भी एक अहम मुद्दा है। और फिर घर में कूट के करेंगे या फिर मिक्सर में वगैरह इस प्रकार से डाल के करेंगे, ये भी एक अलग मुद्दा इस प्रकार का है। तो इसमें विकल्प अपरिसंख्येय हो जाते हैं, किस तरीके से करते हैं, क्या करते हैं, किस देश से आया है ये, और जहां प्रयोग करना है वो देश कौन सा है वगैरह। तो काफी बातें इसमें रहेगी, और कितनी मात्रा में क्या डाला गया है। तो हर एक का प्रभाव अलग से जानकर समुदाय प्रभाव तत्व के बारे में सोचें। अभी त्रिफला में हरित की उष्ण है और आमल की शीत है, इनका रिजल्टेंट क्या होगा बताना मुश्किल इस प्रकार का रहेगा। शीत और वीर्य, उष्ण वीर्य, वैसे त्रिफला उष्ण नहीं है ये तो सही है, लेकिन शीत है ऐसा भी नहीं है, शायद ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, ऐसी स्थिति रहे। दोनों रसायन है, दोनों में लवण छोड़कर पांचों रस है वगैरह वगैरह, जब काफी बातें समान है, एक उष्ण वीर्य और एक शीत वीर्य है इस प्रकार से। तो दोनों को अलग अलग तरीके से ध्यान में रखते हुए फिर इस कॉम्बिनेशन का रसवीर्य विपाक प्रभाव किस प्रकार का होगा ये सोचना चाहिए। और ये तो अभी 3 द्रव्यों के बारे में है, लेकिन 50-50 द्रव्य इकट्ठा किए जाते हैं। महासुदर्शन चूर्ण जैसे चूर्ण में सभी तिक्त रसात्मक द्रव्य इकट्ठा किए गए हैं। तो वहां क्या होता हो, ये एक अलग माहौल इस प्रकार का बनता है। तो हर एक का प्रभाव जानकर समुदाय प्रभाव तत्व जो है वो समझना चाहिए। और उसी प्रकार से दोष भी विविध विकल्पनाओं से इकट्ठा आते हैं। भावे समस्ते द्वाभ्याम एकेन वा पुनः वगैरह वगैरह। संयोगे कुपित कोपः दोषः कुपितम अनुवर्तते, विपक्षा याद नहीं आ रही। तो संसर्ग में सभी भाव से, 2 भाव से, 3 भाव से वगैरह 1 भाव से प्रकुपित इस प्रकार का दोष है, और दूसरा उसी प्रकार का है, ये दोनों मिलाप करते हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का। तो इन सभी के बारे में जानना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। जैसे कि मैंने दाल या सब्जी बनाने का उदाहरण दिया था कि क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स है, उन सभी इंग्रेडिएंट्स के गुणधर्मों को ध्यान में रखते हुए और जो कि प्रोसेस है उसको ध्यान में रखते हुए उसका नतीजा क्या होगा ये जानना आवश्यक इस प्रकार का होगा। और परंपराओं से जो खाद्य पदार्थ चले आ रहे हैं वो स्वस्थ वृत्त के दृष्टि से अच्छे हैं ऐसा समझकर आगे बढ़ना चाहिए। परंपराएं गलत भी हो सकती है, ये भी एक बात है, लेकिन ज्यादातर जो प्राचीन परंपराएं हैं वो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी है। अभी बहुत सारे नए नए तरीके रेसिपी आ रहे हैं और उनका नतीजा क्या होगा इसके बारे में बताना मुश्किल होगा। तो कम से कम हम उन्हें टालने की सलाह दे सकेंगे, ऐसा है, ये नहीं लेना तुला बेहतर काय है। आहे? तुझ्यातलं एवढं रसबंध नेटनेटकं दिलेलं असेल तर आपल्याला त्याचे गुणधर्म काढता येतील ना. आहे तर ग्रंथातल्या पदार्थांचे, नवीन पदार्थांचे रसबंध जर दिलेलं आहे
तर प्रत्येकाचे रस आणि त्याचं मिक्सिंग याचं प्रमाण पहा एखाद्या वेळेला नाही कळणार, पण त्याच्यावर त्याचे परिणाम काढता येतील ना. मुश्किल है क्योंकि सिर्फ रस का नहीं है संबंध, वहां संस्कार का भी बड़ा संबंध है इस प्रकार से। और अगर मूल द्रव्य के गुणधर्म हमें मालूम नहीं है, सोयाबीन के गुणधर्म मालूम नहीं है, अब सोयाबीन की सब्जी बने या सोयाबीन का और कुछ बने, उसके गुणधर्म क्या होंगे, उसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, तो उसके आधार पर बताना मुश्किल इस प्रकार का हो जाए। और वैसे सोयाबीन तो काफी प्रचलन में है अभी, ऐसा नहीं है कि सोयाबीन प्रचलन में नहीं। नाही, पण अशी कितीतरी फॉरेनमधून आलेली असतील किंवा इतर कुठल्या देशातून आलेली असतील, तर त्यांचा काहीतरी मटेरियल मेडिकल असतात, अगदी रसगुल्ले पाकाचा नसेल, पण काही असणारच आहे टेस्ट. प्रोटीन कैलोरीज के बारे में होता है ना उसमें। नाही टेस्ट अमुक याच्यावरून ते काढता यायला पाहिजे पुण्यावर. ये जो एक मैगजीन है वाइस ट्रेडिशंस, इसमें इसके बारे में जिक्र है, ऐसा मैंने सुना है। तो अमेरिका में पब्लिश होता है, तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसके अगर वॉल्यूम्स मिले या जो इस प्रकार के अंक है वो मिले तो शायद उससे कुछ पता चले। लेकिन इनमें अमला काफी मुश्किल है, आसान इस प्रकार का नहीं। तो एक एक द्रव्य का इस प्रकार से समझकर, प्रभाव समझकर, फिर जो समुदाय है उसके बारे में सोचना है, उसका प्रभाव तत्व निश्चित करना है। न तो एवं खलु सर्वत्र, लेकिन ये सब जगह नहीं होता कि केवल घटक द्रव्य जो है उनके गुणों के आधार पर जो समुदाय बना उसके बारे में हम बता सकेंगे। नहीं विकृति विषम समवेताना, कि विकृति विषम समवेत इस प्रकार के अगर द्रव्य रोग होते हैं तो ये हर एक का एक अलग अलग माहौल है विकृति विषम सम। मैंने एक लेख लिखा था जब मैं सेकंड ईयर में था उस समय में, और कारण के स्वरूप में विकृति विषम समवाय और चिकित्सा स्तर के स्तर पर विकृति विषम समवाय किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है, इसके बारे में बहस की थी। तो ज्वर में यथा स्वलिंग संसर्ग ज्वर संसर्ग, ये बात बताई बात पर, यथा स्वलिंग संसर्ग, अपने अपने लक्षणों का संसर्ग अर्घ हो जाता है तो ज्वर संसर्ग ज्वर निर्माण होता है। अपिच शिरोत मूर्छा में विदाह मोह वगैरह वगैरह इस प्रकार से वात पित्त ज्वर, इस प्रकार से वात पित्त ज्वर के बारे में आगे बहस इस प्रकार से की। तो संसर्ग ज्वर और विकृति विषम समवाय से उत्पन्न दूसरे तरीके का संसर्ग ज्वर वात पित्त ही, लेकिन विकृति विषम समवाय से उत्पन्न होगा, ये बात वहां पे की गई है। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि हर समय केवल प्रकृति समवाय इस प्रकार का ही होगा। दवाखान्यात त्रिफळा सममात्रेत घेऊन बनवली, ती बनवायला आपल्या अनेक लोकांना मन अजून आवडून आला, तसेच त्रिफळ्याची चव अधिक अमूल्य होती। बाजारात मिळणारे घेतल्यावर पोट नीट साफ झाले असे। देखना चाहिए बाजार में किस प्रकार से बनाते हैं। तो प्रमाण कितना है, कौन सी हरित की अमल की और विविधक का प्रयोग होता है, बेटर ऑप्शन घर पे ही बनाना यही है और कूट के बनाना यही है। और फिर इसमें सावधानी होनी है कि हरड़ा किस प्रकार का लेना है, अमल किस प्रकार की लेनी है वगैरह वगैरह। तो शायद ये बात ध्यान में आएगी कि इस प्रकार के गुणकर्मों में अंतर क्यों इस प्रकार का आ रहा है। अभी ये आतिशोस्वाद ये खुद कूट कर
वनस्पति चूर्ण बनाता है और उसका कहना है पुनर्वसू येथील द्रव्य तयार चूर्ण बहुतेक समप्रमाणातच मिळते बाजारात. तो चूर्ण लेने के बजाय मूल द्रव्य ले लेंगे और कूट कर चूर्ण बनाएंगे, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है. तो फिर उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर सकते हैं. और बहुत सारे वैद्य अपनी दवाइयां खुद ही बनाते हैं. अशोक भट्ट के बारे में भी यही था कि वो बाहर से एक भी दवा नहीं लाते थे. ये चूर्ण तो नहीं लाते थे, मूल द्रव्य लाते थे, कूट कर बनाते थे और जो भी उन्होंने दवा बनाई है उसी का प्रयोग करते थे. किसी बाजार में मिलने वाले किसी भी द्रव्य का प्रयोग नहीं करना. तो ये अलग अलग तरीका है. जब प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ये मुश्किल होता है. तो रिलायबल सोर्सेस से दवाइयां लेना ये बेहतर इस प्रकार का ऑप्शन है. लेकिन पारंपरिक रीति से बने अगर हो सुरवारीड्या का बाहेरला वापरावा नहीं बता पाऊंगा मैं. वैसे श्रेष्ठ तो सुरवारी हिरड़ा है. बाल हरित की कुछ विशिष्ट अवस्थाओं में बताई गई है. और फिर कौन सा कहाँ प्रयोग करना है. क्वालिटीमध्ये खूप फरक पडतो सर. स्वतः औषध बनवलं की वही है कि खुद बनाएंगे, हाथ से बनाएंगे अपने, तो क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है, उसमें संदेह नहीं है. तो कम से कम इस प्रकार से होना है, ये थोड़ा सा देखना चाहिए इस प्रकार से. तो विकृति विषम समवेत ये जो है इसमें चक्रपाणी दत्त में काफी बहस की गई है. विकृत्या विषम समवाय इस प्रकार से. तो विकृति के कारण विषम समवाय निर्माण हो रहा है और फिर उसके जरिए जो औषध बनता है या दोष इकट्ठा आते हैं तो वो एक अलग ही माहौल इस प्रकार का हो. अब जब जिसको हम विरुद्ध कहते हैं, इस प्रकार के संयोग, इस प्रकार के संस्कार ग्रंथों में औषधि में निर्दिष्ट है. एक दोन चार संदर्भ आहे तो फळांच्या संख्येविषयी आहे का आणि वजन केलं तर समानच येईल का. संख्या नहीं है मेरे ख्याल में, वजन से लिया है. एक पार्ट हरित की, 2 पार्ट विभित का, 4 पार्ट आम्लक इस प्रकार का. और देखना चाहिए ये वजन में फरक होता है क्या इस प्रकार से. तर पारद शोधन करताना ओम नमः शिवाय हा मंत्र सुरू ठेवला होता. या गोष्टी ऍडिशन करता येतात. पारद सामान्य शोधन करताना ये तो अलग बात है कि मंत्र शक्ति का इसके साथ में प्रयोग कर सकते हैं जब करते हैं इस प्रकार से. और वरसईकर भावे, विनय भावे, इनके यहाँ वरसई में जो औरतें काम करती थी उनको रजस वाला काल में 4 दिन की छुट्टी दी जाती. पेड़ इस प्रकार के. उनको कहा गया था कि अगर रज प्रवर्तन शुरू होता है तो आना नहीं काम पे, घर पे रहो इस प्रकार से. आचार के बारे में ऐसा बताते हैं कि अगर रजस्वला का स्पर्श आचार को होता है तो आचार टिकता नहीं, आचार खराब हो जाता है. तो ये भी बातें हैं कि मंत्र का जागरण करे और अशुचि स्पर्श वगैरह इस प्रकार की जो बातें हैं वो न होने देना. और किस प्रकार का द्रव्य हमें मिला है और उसमें से चुनकर अच्छे अच्छे द्रव्य सिलेक्ट करने हैं,
ये सभी बातें हम कर सकते हैं। इसमें एक होता है कि महंगी हो जाती है। लेकिन ऐसा है कि अगर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, कम मात्रा में मिलते हैं, तो लोग पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। ऐसी आपत्ति नहीं है, लोग पैसे देने के लिए तैयार नहीं हैं। और जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, कॉम्प्लिकेटेड केसेस आने लगते हैं, तो उनको मालूम होता है कि ये महंगा ही है भाई, और खर्चा ज्यादा आता है इस प्रकार से। इसमें एक बात हो सकती है कि जो गरीब है वो छूट जाते हैं, वो भी अच्छा नहीं है, ना ही संख्या है। हाँ, प्रागभुक्ता द्वैत विविध के इस सूत्र के आधार पर देखेंगे तो संख्या ही होगी। सुरवारीच वापरतात, त्रिफळामध्ये गंधर्वहरितिकीसाठी बालहिरडा वापरतात, किंचित गोडसर गंध येतो, अनुलोमन चांगले होत असावे. डोंगरी आवळ्यापेक्षा बेहडा दुप्पट वजनाचा असतो. बेहड्यापेक्षा सुरवारी हिरडा दुप्पट वजनाचा असतो. हिरडा आणि बेहडा सध्या बियांसकटच दळले जातात. हरितकी एक हरितकी 2 कर्ष वजन, विविधता 1 कर्ष वजन, अमल के अर्धा कर्ष, एकदम 4 संख्या समान वजन से। लेकिन मैंने एक ढूंढने की कोशिश की थी मतिमंदत्व के बारे में, उन्मीलिनी बुद्धि बलेन्द्रियाणाम, ये हरितकी का वर्णन है। तो मैंने सुवर्ण और हरितकी इस प्रकार के घीस के पानी में या शहद में, मालूम नहीं अभी, याद नहीं, देने के लिए कहा था। और मैंने कहा था स्पेसिफिकली कि 20 ग्राम से ऊपर हरडे का वजन होना चाहिए। मुझे उस समय मिला नहीं था। अंबादास, लोखंडे और ये सह्याद्री, इन तीनों में वो बोले ऐसा हम देते ही नहीं है, वजन तुम्हें देखना है और फिर करना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। मैंने मरीज को भेजा था, मैं खुद नहीं गया था। तो ये भी एक अजीब बात है कि 20 ग्राम से ऊपर हरड़ा होना, मिलता तो होगा क्योंकि ग्रंथों में तो है। 1 केजी हिरड्यापासून 350 ग्राम हिरडा दल मिळतो। या अब ऐसा है कि सिर्फ उसका दल प्रयोग में लाना है या बीज भी लाना है, उसके वास्तव में गुणधर्म अलग है इस प्रकार। दवा बाजार में बंबई में ये अलग अलग मिलते हैं, छिलका, हिरड़ा छिलका और हिरड़ा पूर्ण, और उसकी पाउडर चाहे तो पाउडर वगैरह इस प्रकार से। तो हमें कैसे लेना है वो सोचना है, लेकिन खुद पाउडर बनाना ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और जो वैद्य खुद करने वाले हैं वो अपने आप साथ ये जो बीज रहता है उसका क्या करेंगे एक अलग है। अगर छिलका ले लिया तो बीज का क्या करेंगे, ये अलग माहौल इस प्रकार का। वनस्पतीला हाँ, उगवायला टाकून घ्यायचं. मी कधी कधी करते. तो ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचना इस प्रकार का पड़ेगा। तो विकृत विषम समवेतानाम, इसकी टीका अगले सोमवार को पढ़ेंगे कि विकृति विषम समवाय, विकृत्या हेतुभूतया विषमः समवायः, तो उसने काफी बहस की है किस प्रकार से समास करेंगे। तो उसके बारे में कुछ पता इस प्रकार का चलेगा। नानात्मकानाम, अभी सभी जगह विकृति विषम समवाय इसका ही जिक्र किया जाता है। ये जो बाकी नानात्मकानाम परस्परेण च उपहतानाम अन्येषु विकल्पने विकल्पिता, ये तीनों भी उतने ही महत्वपूर्ण है। अभी प्रकृति समसमवाय, विकृति विषम समवाय, इसके बारे में बहस की जाती है, लेकिन ये भी नहीं महत्वपूर्ण है। तो नानात्मक अगर है
कि मूल द्रव्य ही बहुत सारे गुणधर्म वाले इस प्रकार के हैं, और फिर उसका किस ढंग से हम प्रयोग करना चाहते हैं, किस पद्धति से प्रयोग करना चाहते हैं, ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का होगा। यष्टि मधु 13 गणों में आया है, और यष्टि मधु का किस किस प्रकार से किस संयोग में, शायद यष्टि मधु के सभी रेफरेंसेस ढूंढेंगे। अभी तो आसान है, उस जमाने में तो कठिन था ये। तो पता चलेगा कि ये नानात्मकत्व जो है वो किस ढंग से कार्य करता इस प्रकार का होता है, और उसके आगे कैसे करेंगे। परस्परेण च उपहताना, जैसे हरितकी का उष्णवीर्य और आमलिक का शीतवीर्य, त्रिफला में दोनों का टकराव होगा तो उपहत वीर्य हो सकता है। त्रिफला ना ही उष्ण है ना ही शीत है, इस प्रकार से तो काउंटर बैलेंस एक दूसरे को करते हैं। तो घटक द्रव्यों के आधार पर, उनके गुणकर्मों के आधार पर यह बताना मुश्किल इस प्रकार का होगा। अन्येष विकल्पने ही विकल्पिता, और अन्य विकल्पनाओं के द्वारा विकल्पित अगर हो गए, खास करके अवलेह संकल्पना है, इसमें काफी विकल्पनाएं होती है। ये द्रव्य ले लो, इनका काढ़ा बनाओ, तो ये काढ़ा एक विकल्पना इस प्रकार की होगी। फिर वो छान कर लेना, उसमें शक्कर डालना, उसका पाक बनाना, ये एक पाक कल्पना, ये एक अलग होगी। फिर उसमें वो भुने हुए अमल की वजह च्यवनप्राश जब बनाते हैं वो डालना, वो हरितकी या अमलकी को घी और तेल में या सिर्फ घी में इस प्रकार के भर्जन करना, ये एक अलग संस्कार हो गया। अब उसका पाक और ये सब इकट्ठा मिला के ये अवलेह की स्टेज आने देना इस प्रकार से, और फिर ठंडा होने के बाद प्रक्षेप डालना, मध डालना। तो ये सभी बातें जो है वो विकल्पना बहुत सारी इस प्रकार के विकल्पना में, और हर एक का एक अलग अलग कर्तृत्व है। तो विकल्पनाएं कितनी होती है, और उन्हीं द्रव्यों का क्वाथ, उन्हीं द्रव्यों का प्रक्षेप वगैरह, ये बात क्यों बताई गई है, ये भी ध्यान में लेना बहुत जरूरी है। वैसे भी आसवारिष्ट निर्माण में भी इस प्रकार का होता है, रस लेना है, क्वाथ लेना है वगैरह इस प्रकार से। और फिर वो भूमि में रखना है, ये भी बात हो सकती है। फिर उसमें बाद में प्रक्षेप द्रव्य डालना, ये भी बात हो सकती है वगैरह। तो विकल्पनाएं अनेक इस प्रकार की हो जाती है, और उन सभी के बारे में कैसे सोचना है, उससे किस प्रकार के गुणधर्म उसमें आते हैं, ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा। तो परस्पर ही उपहतानाम चौपहतानाम अन्येष विकल्पने विकल्पितानाम अवयव प्रभावानुमानेनैव समुदाय प्रभाव तत्वम् अध्यवसातुं शक्यते। तो केवल अवयव के प्रभाव के अनुमान से समुदाय प्रभाव तत्व जानना शक्य नहीं है, पॉसिबल नहीं है, उसके बारे में निश्चय करना। तो वहां पे समुदाय प्रभाव तत्व को ही समझे इस प्रकार का उन्होंने आगे जिक्र किया है। कैसे समझे, ये बड़ी समस्या है। और फिर ग्रंथों में जिसके बारे में बताया गया है वो एक अलग माहौल कि इसका ये इस प्रकार का परिणाम है, और वो अगर घटक द्रव्यों से जुड़ा नहीं है, वो जो परिणाम है वो घटक द्रव्यों से जुड़ा नहीं है, तो शायद हम कह सकते हैं कि ये समुदाय का ही प्रमाण परिणाम। घटक द्रव्य में किसी में भी ये बात नहीं है, ये गुणकर्म नहीं है।
तो केवल संयोग संस्कार वगैरह से या विकृति विषम समवाय बनने से ये निर्माण हुए हैं। अब कारणों के स्तर पर भी विकृति विषम समवाय इस प्रकार का होता है। संयोग पुनः द्वयो बहुनां वा द्रव्याणां संवति भावः स विशेषम् आरभते न यं न एकैकशो द्रव्याणि आरभते। पहले अध्याय में जब आर विधि विशेषायतन बताते हैं तो वहां पे संयोग की बात की गई है। तो दो या अनेक द्रव्य इकट्ठा आने पर एक विशेष निर्माण होता है, जैसे दूध और फल, दूध और मत्स्य वगैरह, इस प्रकार के उदाहरण वहां पे दिए गए। तो संयोग से गुणों में परिवर्तन आ जाता है, ये एक इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का है। अब नेचुरल आइसक्रीम के एडवर्टाइज करते हैं तो फ्रूट्स भी नेचुरल, दूध भी नेचुरल, तो ये बहुत बढ़िया नेचुरल आइसक्रीम है वगैरह, इस प्रकार से बताते हैं। और अगर कभी 2-4 महीने में, 6 महीने में उसका सेवन होता है तो ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं। लेकिन अगर नियमित रूप से नेचुरल है करके अगर हम खाना शुरू करेंगे नेचुरल आइसक्रीम, तो ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी। क्योंकि ये संयोग विरुद्ध है, और फिर उसको कैसे समझ में लेंगे। अब बात यह है कि इस प्रकार के विरुद्ध संयोग से अगर कुष्ठ निर्माण होता है और उसके लिए हम दूसरा विरुद्ध संयोग इस प्रकार का पंचामृत या पंचगव्य इस प्रकार का देते हैं तो फायदा होता है। तो मैंने जो लेख लिखा था कि इस प्रकार से जो दैशोऐषम्य निर्माण होगा विकृति विषम समवाय से या नानात्मकानां परस्परेण चोदकानां वगैरह इस प्रकार से, उसके लिए इसी प्रकार के विकृति विषम समवाय जो अच्छा काम करने वाले हैं, उस प्रकार के दोषो वैषम्य को दूर करने वाले हैं, उनका प्रयोग करना अच्छा रहेगा। और होता है वास्तव में, व्यवहार में उसका प्रयोग इस प्रकार का होता है। तो वो बेटर ऑप्शन है कि हम उसको भलीभांति सीखने की कोशिश इस प्रकार से करेंगे। तो मैंने जो लेख लिखा था प्रकृति सम समवाय से आरब्ध दोष वैषम्य और उसका आरब्ध विकार, उसमें शायद प्रकृति सम समवाय भी काम करेगा इस प्रकार का कॉम्बिनेशन जो हम देते हैं। लेकिन पंचामृत के बारे में दो पंथ है, एक सभी सम प्रमाण में भी लेते हैं और दूसरा दूध 1 कप और बाकी 1-1 चम्मच इस प्रकार से भी लेते हैं, तो वो पीने लायक इस प्रकार का है। पहला जो होता है वो खाने लायक बनता है। लेकिन हर एक का अलग अलग तरीका है। तो Actually, कोणी तयार केलंय पंचामृत? काय प्रसाद के रूप में आता रहता है ना। धार्मिक झालं. धार्मिक ग्रंथों तर असं काही दिलेलं नाही आहे, पण पंचगव्य घृत वगैरे आहेत. तो पंचामृत शेष नैवेद्यम दर्शयामि, ऐसा जो धार्मिक में होता है कार्य, अलग अलग करते हैं, इकट्ठा करते भी नैवेद्य दिखाते हैं और नैवेद्य के स्वरूप में उसका भक्षण करते हैं. सर अशा केसेस मध्ये पंचामृत इंटरनली वापरावे का अनुपान म्हणून की फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन म्हणून वापरावे? अभी तो मैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए प्रयोग करता हूँ कुष्ठ के विकारों में, लेकिन मंदाताई वेलणकर बहुत सारे बच्चों को ये बताती थी पंचामृत लेने की, उसका फायदा अच्छा दिखता था ऐसा उनका कहना था. और बालाजी तांबे भी इस प्रकार का जिक्र करते थे कि पंचामृत अच्छा है, लेना है.
इस प्रकार से। हल्ली तर थंडगार आईस्क्रीम वर उकळते चॉकलेट ओतून खाण्याचे फॅड आले आहे, ब्राउनी आईस्क्रीम. तसेच आईस्क्रीम मध्ये गरमागरम गुलाबजाम गोळून करायचे ही फैड है। तो इसीलिए कि मालूम नहीं है इसके परिणाम क्या होते होंगे, और कभी कदाचित खाते हैं तो ठीक है, लेकिन वैसे नित्य प्रचलन में नहीं आना चाहिए, ऐसा ही है। लेकिन एक नावीन्य लोगों को चाहिए, वही करते रहना नहीं है, तो कुछ नया करना है, तो इसके जरिए खाने पीने में भी ट्रेडिशंस को छोड़कर कुछ भी बना देते हैं, इस प्रकार का है। तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। ठीक है, रुकते हैं, कल इसकी टीका को पढ़ेंगे, और कल नहीं, अगले सोमवार को। वैसे अगले सोमवार अमावस्या है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में सोचूंगा, क्योंकि वो 7:30 बजे के बाद अमावस्या शुरू होती है, दूसरे दिन 6:15 बजे खत्म होती है। तो सोमवार को करना है, मंगलवार को करना है, क्योंकि सूर्योदय के समय जो तिथि रहेगी वही लेनी पड़ेगी, लेकिन सूर्योदय भी उसी समय में 6:20 6:21 इस प्रकार का है, तो थोड़ा ही 1-2 मिनट का अंतर होगा। नहीं तो ये सोमवार को रखेंगे, मंगलवार को बंद रखेंगे, इस प्रकार देखता हूं मैं। वेयर कैन वी गेट टू रीड योर आर्टिकल? आयुर्वेद पत्रिका में छपा है। आयुर्वेद पत्रिका डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध है, तो देख सकते हैं। पंचामृतम समख्यातम रसकर्म प्रसादकम, रसतरंगी। एक बार रेफरेंस देखना पड़ेगा और पंचामृत का यही मतलब है कि ये भी देखना पड़ेगा। आज योग सूत्र है, यस इट इज दैट। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्टेभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापार। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।